नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने शुरू की हुई है प्रेगनेंसी की सीरीज़। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे आज प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज़, जिसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके बारे में हम जानेंगे ये क्या होती है, वो कौन से पेशेंट्स होते हैं जो इसके लिए हाई रिस्क होते हैं, तथा किन किन जांचों के द्वारा इसका पता लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन है जिसका पता प्रेगनेंसी में पहली बार चलता है। यह एक प्रकार की डायबिटीज़ होती है जो प्रेगनेंसी में पहली बार डिटेक्ट होती है। इससे पहले प्रेगनेंसी से पहले कभी भी महिला को डायबिटीज़ के कोई सिम्टम नहीं होते तथा प्रेगनेंसी से पहले कभी भी उसकी ब्लड की टेस्ट में शुगर लेवल बढ़े हुए नहीं आते। तो ये पहली बार जब डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में डिटेक्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। तो चलिए अब ये जान लेते हैं ये प्रेगनेंसी में आखिर क्यों होती है डायबिटीज़। हम सबको ये पता है कि डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन हार्मोन या तो डेफिशिएंट होता है या तो ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर इंसुलिन हार्मोन प्रेजेंट तो होता है, लेकिन चूंकि प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी की वजह से और बहुत सारे हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो इंसुलिन के अपोजिट काम करने लगते हैं। तो इंसुलिन जो होता है अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता और ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बड़ी की बड़ी रहती है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है ताकि मदर के ब्लड में जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो वो बढ़ी हुई शुगर मदर की ग्लूकोज बच्चे को डाइवर्ट किया जा सके। तो ये एक प्रकार का बच्चे को अधिक शुगर प्रोवाइड करने के लिए एक प्रकार का मैकेनिज्म है जो प्रेगनेंसी में ही डेवलप होता है और प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद 50% पेशेंट्स में ये समाप्त हो जाती है। अब ये बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल जब बच्चे के ब्लड के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे की पैनक्रियास ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं और बच्चे का इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन हार्मोन्स के जो इफेक्ट हैं वो बच्चे के ऊपर देखने को मिलते हैं। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, तो बच्चे की ग्रोथ बढ़ जाती है, बच्चे का वेट बढ़ जाता है और बच्चे का सर बढ़ जाता है, जिसको कि हम मैक्रोसोमिया बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर देखने को मिलती हैं। तो चलिए अब ये जान लेते हैं वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जिनमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होने की संभावना ज़्यादा होती है। सबसे पहले तो कोई भी पेशेंट जिसके अंदर डायबिटीज़ की फैमिली हिस्ट्री है या फिर हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर, उसकी फैमिली हिस्ट्री है, प्रीवियस प्रेगनेंसी में उसको जीडीएम हो चुका है, प्रीवियस प्रेगनेंसी में उसको प्री एक्लेम्शिया यानी कि प्रेगनेंसी के अंदर बीपी का बहुत ज़्यादा बढ़ना, ये वाली कंडीशन हो चुकी है। पहली प्रेगनेंसी के अंदर कोई भी उसने 4 किलो से अधिक का बच्चा डिलीवर किया है, पिछली प्रेगनेंसी के दौरान उसका कोई स्टिल बर्थ यानी कि डिलीवरी के दौरान बच्चा समाप्त हो जाना, ऐसी कंडीशन हुई हो, या फिर महिला की उम्र अगर 35 साल से अधिक है। तो ये सारी कंडीशन ऐसी होती हैं जो हाई रिस्क होती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। इन सारी कंडीशंस में हमें जैसे ही महिला हमारे पास आती है प्रेगनेंसी में, वैसे ही उसका डायबिटीज़ का सारा स्क्रीनिंग कराना है। ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर डायबिटीज़ का जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, ऐसे पेशेंट्स में हम स्क्रीनिंग कराते हैं 24 से 28 हफ्ते पे। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कौन कौन सी जांचें हैं जो हमें करानी है। हाई रिस्क पेशेंट्स के अंदर जैसे ही पेशेंट्स हमारे पास आ रहा है हम उसकी जांचें कराते हैं। तो कौन कौन सी हम उसमें जांचें कराते हैं? हम उसमें कराते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, पोस्ट प्रेंडियल यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद का ब्लड ग्लूकोज, रैंडम ब्लड शुगर और HbA1c। तो चलिए अब ये जान लेते हैं इनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो हमने जो हमारी रीडिंग आएगी उसको हमने 3 भागों में बांट रखा है। एक हमारी नॉर्मल रेंज यानी कि अगर उतना आ रहा है तो हम कह देंगे कि वो हमारा पेशेंट का रीडिंग नॉर्मल है। सेकंड होता है हमारा जीडीएम यानी कि उस पेशेंट को हमारे जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस डेवलप होने की संभावना हो चुकी है। और थर्ड होता है हमारा ओवर्ड डायबिटीज़ यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस से भी ऊपर की कंडीशन कि उसमें पूरी प्रॉपर डायबिटीज़ डेवलप हो चुकी हैं ऑलरेडी। जैसे जो पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक होती हैं जिन्होंने अभी तक जांच ही नहीं करवाई और उनको तब पता लगता है कि उनका शुगर लेवल इतना ज़्यादा होता है कि वो जीडीएम से भी ऊपर वाली कंडीशन में चली जाती है, यानी कि उनको पहले से ही डायबिटीज़ है। तो अगर थर्ड ग्रुप में हमारी रीडिंग आएगी तो उसको हम बोलेंगे डायबिटीज़। तो चलिए जानते हैं फास्टिंग के लेवल्स कैसे होते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर अगर हमारी 95 से कम आ रही है दैट इज़ नॉर्मल, 95 से 126 के बीच में आ रही है तो जीडीएम, और 126 से अबव आ रही है तो ओवर्ट डायबिटिक है पेशेंट, मतलब उसको पहले से ही डायबिटीज़ है प्रेगनेंसी के, जो कि अभी तक डिटेक्ट नहीं हुई, अब आके डिटेक्ट हो रही है।
फिर सेकंड होता है हमारा पोस्ट प्रेंडियल। पोस्ट प्रेंडियल यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद। अगर 120 से कम आ रही है दैट इज नॉर्मल, अबव 120 टू 200 दैट इज GDM एंड अबव 200 इज ओवर डायबिटिक। फिर हमारा होता है रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर के अंदर अगर हमारी 140 से कम आ रही है दैट इज नॉर्मल, अबव 142 200 इज GDM और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, और अगर 200 से ज़्यादा आ रही है तो उसको हम बोलेंगे ओवरटली डायबिटिक पेशेंट है, यानी कि उसको पहले से ही डायबिटीज़ है। फिर हमारा होता है HbA1c। HbA1c जो होता है वो हमारा पहले के 3 माह, मतलब पहले के 3 महीने में पेशेंट का क्या स्टेटस है ग्लूकोज का, ग्लूकोज टॉलरेंस का, तो वो हमारा बताता है। HbA1c अगर 5.7 से कम है दैट इज नॉर्मल, 5.7 से 6.4 तक है तो GDM या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, 6.5 के इक्वल है या उससे ज़्यादा है दैट इज ओवरटली डायबिटिक। तो ये सारी जांचें हैं, फास्टिंग ग्लूकोज, रैंडम ब्लड ग्लूकोज, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज और HbA1c। जैसे ही पेशेंट हाई रिस्क वाले हमारे पास आ रहे हैं, हमें सारी जांचें कराने, प्रॉपर स्क्रीनिंग कराना है। स्क्रीनिंग करा के पेशेंट को कैटेगराइज करना है कि वो GDM में आ रही है या ओवरटली डायबिटिक है। उसके बाद उसको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास रेफर कर देना है। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट उसका इंसुलिन की डोज डिसाइड करेंगे, उसका डाइट चार्ट डिसाइड करेंगे, तो अकॉर्डिंगली पेशेंट मैनेज होगा। फिर हमारे ऐसे पेशेंट्स 24 से 28 हफ्ते के बीच में एक टेस्ट कराते हैं जिसको हम बोलते हैं OGTT। लेकिन जिन पेशेंट्स में हमने पहले से स्क्रीन करा ली है, जो कि या तो GDM या फिर डायबिटिक के अंदर कैटेगराइज हो चुके हैं, ऐसे पेशेंट्स में हमें OGTT नहीं कराना है। जो ऑलरेडी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स या इंसुलिन ले रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स में OGTT नहीं कराना है। तो 24 से 28 हफ्ते के बीच में कराना है। अब देखते हैं ये कैसे होता है OGTT। इसके अंदर हम पेशेंट को फास्टिंग स्टेज में बुलाते हैं, फास्टिंग का उसका सैंपल लेते हैं, उसके बाद उसको हम 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं पीने के लिए पानी में डिसॉल्व करके। उसके 1 घंटे के बाद हम सैंपल लेते हैं और फिर 2 घंटे के बाद सैंपल लेते हैं। तो फास्टिंग की रीडिंग उसकी 95 से कम होनी चाहिए, 1 घंटे के बाद वाली उसकी 180 से कम होनी चाहिए और 2 घंटे के बाद वाली उसकी 153 से कम होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से किसी भी रीडिंग में उसकी बड़ी हुई रीडिंग आती है तो फिर हम उसका वर्कअप फिर से सारे टेस्ट कराते हैं और उसको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। उसका डाइट चार्ट डिसाइड होता है और उसके फर्दर उसके क्या क्या ड्रग्स देनी है, इंसुलिन पे मैनेज करना है कि ड्रग्स ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स पे वो पेशेंट मैनेज होगी, तो ये फिर उसके बाद डिसाइड होगा। तो हमने ये डायबिटिक की स्क्रीनिंग के बारे में जाना, ये जाना कि डायबिटीज़ क्या होती है, क्यों होती है और इससे बच्चे को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। बच्चे का सर बड़ा हो जाता है और बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, उसका वजन ज़्यादा हो जाता है, मदर भी ज़्यादा, यूरिन ज़्यादा फॉर्मेशन यूरिन का ज़्यादा होने लगता है जिससे कि हमारा लाइकर बनता है जो बच्चे के चारों तरफ का पानी, तो पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो जाता है। साथ ही साथ इसमें रिपीटेड एबॉर्शन, जो महिलाएं जिनको पहले से ही डायबिटीज़ है उनमें रिपीटेड एबॉर्शंस देखे जा सकते हैं। और जो महिलाएं पहले से ही डायबिटिक हैं उनको कंसीव करने से पहले इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाना चाहिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से बात करके, क्योंकि शुरू के 3 महीने में प्रेगनेंसी की ऑर्गेनोजेनेसिस होती है और अगर कोई किसी पेशेंट के ब्लड शुगर बढ़े रहते हैं तो ऑर्गेनोजेनेसिस के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है, उसके ऑर्गन डेवलपमेंट के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसी महिलाएं जो पहले से डायबिटिक है और कंसीव करने की सोच रही हैं तो डॉक्टर से जाके मिलें, संपर्क करें और अपनी डोज को एडजस्ट करवाएं। तो ये सारी जानकारी थी जो मैंने आपको डायबिटीज़ के बारे में बनाई। नेक्स्ट वीडियो में इसके मैनेजमेंट को और विस्तार से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।